हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीकेपी क्लासेस में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे पहले के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ चेंज के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और साथ में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो चैप्टर का हमारा नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आप देख रहे हो केमिकल रिएक्शन। पहले हम कंप्लीट नेम को ही समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में आप देख रहे हो यहाँ पे वर्ड रिएक्शंस। रिएक्शन मीन्स क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिक्रियाएं। ठीक है, तो रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शन होती हैं दो टाइप की। तो रिएक्शन क्या होती हैं? दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। और सेकंड टाइप क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शन नाभिकीय अभिक्रियाएं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है या जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, ये किसकी वजह से होती हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस और न्यूक्लियर रिएक्शंस के होने की वजह जानने से पहले हमने 9th क्लास में पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक चैप्टर पढ़ा है, मीन्स एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। वहाँ पे परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा, एक बार उसको देख लेते हैं ताकि हमें इनका आंसर्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एक एलिमेंट के एटम का लिथियम। ठीक है, तो लिथियम एलिमेंट के एटम का स्ट्रक्चर्स हम एक बार स्टडी करेंगे अपने आंसर तक पहुँचने के लिए। तो ये न्यूक्लियस, के सेल, ये एल सेल। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूक्लियस, नाभिक, उसके बाद के सेल और फिर एल सेल। ठीक है, तो लिथियम है, जो लिथियम का एटॉमिक नंबर यानी कि जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। तो किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर होता है उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें पता चलता है कि उस एलिमेंट के एटम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। मतलब क्या है, जितना भी एटॉमिक नंबर होगा तो उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वितरण देखते हैं तो वो किस तरह का होगा? तो वो होगा, फर्स्ट क्या है? के सेल, सेकंड क्या है आपके पास? एल सेल। ठीक है, तो के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? के सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? तो टोटल कितने थे? 3, और 2 हमने यहाँ पे फिल कर दिए, तो कितने बच गए? 1। तो वो कहाँ जाएगा आपका? एल सेल के अंदर, मीन्स एल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए साथ में ही तो न्यूक्लियस, अगर हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा 9th क्लास के अंदर कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कितने पढ़े थे? हमने 3 पढ़े थे। फर्स्ट क्या था? जैसे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमने वहाँ पे लोकेशन भी देखी थी साथ में कि जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन होती है वो क्या होती है? आउटसाइड द न्यूक्लियस, नाभिक के बाहर होती है। और जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी कहाँ होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो लिथियम के पास कितने होते हैं? 3 प्रोटॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसके पास? 4 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका मास अगर आप देखोगे, एटॉमिक मास देखोगे तो वो कितना होता है? 6.941 होता है, बट हम 7 रखते हैं तो यहाँ से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हमने सीखा हुआ है। तो न्यूट्रॉन कितने आते हैं इसके अंदर? 4 आते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चंस के आंसर पे आते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होती है। तो याद रखना आपको, केमिकल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब मेन रीजन क्या हुआ है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है उसकी वजह से क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो इसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियर, देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियर वर्ड है तो न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप याद रखोगे न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से जो रिएक्शंस होती हैं तो उनको हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब नाभिकीय अभिक्रिया हम इनको बोलते हैं। तो हम 10th क्लास में न्यूक्लियर रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा हमारा एक टॉपिक आएगा न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो अभी आपको याद रखना है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप याद रखोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन को इस तरह से लिखेंगे पॉजिटिव, इनकी प्लस का साइन है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। नेचर ऑफ चार्ज आपको याद रखना है पार्टिकल्स के ऊपर, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। कितना चार्ज होता है, मास कितना होता है, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले नहीं, ठीक है। तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। न्यूक्लियर रिएक्शन किसकी वजह से होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, ठीक है। वजह हमने जान लिया इलेक्ट्रॉन और क्यों होती है, अब उसकी वजह जानते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होता है, एक रूल हमें यहाँ पे पढ़ना है जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अष्टक नियम। तो ये रूल क्या कहता है, अब हमें ये समझना है ऑक्टेट रूल यानी कि जो अष्टक नियम है ये क्या कहता है। तो ये नियम कहता है ऑक्टेट रूल रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू प्रेफर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। व्हेन एटम हैव फ्यूअर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स दे टेंड टू रिएक्ट एंड फॉर्म मोर स्टेबल कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये रूल कहता है कि जब हमारे पास क्या होता है, कोई एटम्स है, किसी भी एलिमेंट के एटम्स को ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिथियम को लिया तो हम इसी के ऊपर देखते हैं। तो लिथियम के अंदर आप देख रहे हो ये जो सेल है, अभी लिथियम के पास क्या है, एल सेल। एल सेल देखोगे आप बाहर, बिल्कुल सबसे बाहर जो है एल सेल है। तो बाहर किसी भी एटम की जो बाहर वाली सेल होती है तो उसको हम एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, तो हम इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, या फिर हम इसको वैलेंस सेल बोल सकते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं बाह्यतम कक्ष सेल, कक्ष। तो हिंदी में इनको कक्ष बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको सेल बोलते हैं। तो बाहर वाली सेल को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल या फिर बाह्यतम कक्ष। तो ये रूल जो ऑक्टेट रूल है, जो अष्टक नियम है, ये रूल क्या कहता है, यदि जो हमारे एटम्स होते हैं, एटम्स की जो ये वैलेंस सेल होती है, बाहर वाली जो सेल होती है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी भी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटम क्या करेगा, वो एटम करेगा टेंड टू रिएक्ट, मतलब रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अभिक्रिया करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, ताकि वो क्या कर सके, अपनी आउटर मोस्ट सेल यानी कि जो वैलेंस सेल है, जो ये बाहर वाली सेल है, इसको कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो उसके पास क्या क्या मेथड होंगे, क्या क्या तरीके होंगे कि वो इसको किस तरह से कंप्लीट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, वो हम बाद में स्टडी करने वाले हैं हमारे 10th क्लास के सिलेबस में ही, ठीक है। तो अभी हमने देखा है कि जो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, तो यही कहता है कि जो आउटर मोस्ट सेल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अगर 8 से कम है तो वो एटम क्या करता है, केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट, केमिकल रिएक्शन करेगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ताकि वो क्या कर सके, अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, तो हमें आंसर मिलता है कि केमिकल रिएक्शन इस वजह से होती है कि जो भी एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल अपनी जर्नल लाइफ से रिलेट करके देखेंगे इस चीज़ को, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में ये चीज़ आ जाए। तो जैसे देखिए, हम अपनी लाइफ में क्या होते हैं, अनकंफर्टेबल जोन के अंदर रहते हैं। अनकंफर्टेबल जोन मतलब हमें लाइफ में कुछ परेशानियां होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ भी काम करते हैं। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग स्टडी करते हो, बहुत सारी मेहनत करते हो ताकि अपने ड्रीम को, अपने एम को अचीव कर सको, ठीक है। तो अनकंफर्टेबल जोन से हम अपनी लाइफ को, यानी कि हम लाइफ से रिलेट करें तो लाइफ को क्या करते हैं, हम अनकंफर्टेबल जोन से कहाँ लेके जाते हैं, कंफर्टेबल जोन के अंदर लेके जाते हैं, मतलब आरामदायक स्थिति के अंदर अपनी लाइफ को लेके जाते हैं, जो हमारी मेहनत का रिजल्ट होता है, ठीक है। तो अनकंफर्टेबल जोन से हम लेके जाते हैं कंफर्टेबल जोन में। तो जाइए, हमने लाइफ को देखा, तो इसी तरह से हम एटम के ऊपर ये चीज अप्लाई करके देखते हैं। तो एटम क्या होते हैं, एटम होते हैं अनस्टेबल,
यानी कि जब कोई भी एटम अनस्टेबल फॉर्म के अंदर होता है, या एटम की बात करें या कंपाउंड्स की बात करें, अनस्टेबल कंपाउंड है, तो वो क्या करते हैं, अनस्टेबल का मतलब क्या होगा, अनस्टेबल कब होगा, जब उसकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होने चाहिए, जैसे अभी हम बात करें यहाँ पे 8 होने चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होंगे, या फिर क्या होते हैं, वो लूज कर सकता है, वो एक सेल बच जाएगी तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होनी चाहिए, अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको अनस्टेबल बोलेंगे, एसिथिर बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है, और वो कहां पहुंचेगा, स्टेबल। तो वो जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है या फिर कंपाउंड है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो यहां पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन करेगा और वो क्या बनेगा, स्टेबल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि वो जो भी हमारे ये एटम्स होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नोबल गैस क्या होता है, नोबल गैस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे हम यहाँ पे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार नोबल गैस को, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं, क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो ग्रुप्स नंबर जो 18 है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स रखे गए हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं या इनर्ट गैस बोलते हैं, हिंदी में अकेरिय गैस हम उनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका भी हमारे पास रीजन है, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, हीलियम गैस होती है, फर्स्ट जो मेंबर आता है ग्रुप नंबर 18 का, हीलियम, ठीक है, हीलियम गैसियस स्टेट के अंदर है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये केस सेल है, फर्स्ट सेल है, तो इसके अंदर अगर फील करते हैं तो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसके आप देखोगे आउटर मोस्ट सेल क्या है, कंप्लीट है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल क्या है, कंप्लीट है, मतलब स्टेबल है। तो ये क्या होगा, इनर्ट होगा, अनरिएक्टिव होगी, ठीक है, नॉर्मल जनरली अगर हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट मेंबर को देखते हैं, तो नेक्स्ट मेंबर क्या है, नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर इनकी परमाणु संख्या कितनी है, 10। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक वितरण या विन्यास देखते हैं तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस, के सेल, एल सेल। तो फर्स्ट सेल के अंदर कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, पता है आपको। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन अगर चले जाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8। तो आप उसको फील करोगे तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। तो इसका मतलब क्या होगा, नियोन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये पहले से क्या है, स्टेबल है। तो इसलिए क्या है, हर एक जो भी एटम्स या कंपाउंड अनस्टेबल है तो वो क्या करता है, स्टेबल बनने की कोशिश करता है, ठीक है, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अप्रोच करना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए उनको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, मतलब इस केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है ताकि वो अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म के अंदर जा सके, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, तो उसका हमें आंसर मिल गया है। क्या करने के लिए, यानी कि जो भी एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो वो अनस्टेबल फॉर्म के अंदर होते हैं, और वो क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अप्रोच करते हैं जो कि स्टेबल होता है। तो अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए क्या करनी पड़ती है, उनको केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो इसका जो आंसर है, अभी तक हमने जो डिस्कस किया हम उसी में से निकालेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, कुछ सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। और चेंज किस में हो जाते हैं, कुछ नए डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर वो चेंज हो जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which one or more substances are converted to one or more new different substances, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या, इसके अंदर एक या एक से अधिक पदार्थ जिनके बदलाव के बाद क्या होता है, कुछ नए और अलग यानी कि एक या एक से ज्यादा पदार्थ बन जाते हैं, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और साथ में एक बात और नोट करना, आप यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने केमिकल चेंज को डिस्कस किया था, तो आप नोट करोगे इस बात को कि जितने भी केमिकल चेंज होते हैं वो सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल, मतलब केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो whenever a chemical change occurs, तो we can say that a chemical reaction has taken place, ठीक है। तो क्लियर।
तो पता चल गया हमारा क्वेश्चन था केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो हमें पता चल गया है केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो उससे पहले देखिए आप एक मैं केमिकल रिएक्शंस का हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं साथ में कि केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल देखिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम को अगर हम क्या करते हैं एयर के अंदर बर्न करते हैं, एयर के अंदर अगर बर्न करोगे आप उसको जलाओगे हवा के अंदर, तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो इस केमिकल रिएक्शन को अगर हम लिखें तो किस तरह से लिखा जाएगा वो भी हमें देखना है। तो साथ में एक बात आप सिंटैक्स नोट कर लें, सिंटैक्स का मतलब उसको लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, परफेक्ट वे क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस को किस तरह से लिखा जाता है, केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है रिएक्टेंट्स। हम बात करेंगे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद एक एरो का यूज करेंगे, एरो का मतलब क्या होता है यहाँ पे वो भी देखेंगे, और प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स को हिंदी में हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो प्रोडक्ट्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम? उत्पाद। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो ये सिंटैक्स होता है हमारा केमिकल रिएक्शन को लिखने का, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट को लिखते हैं, और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स को। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट अभिकारक आ जाएगा और प्रोडक्ट कहाँ आएगा आपका? राइट हैंड साइड में, यानी कि उत्पाद जो है राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार हम इसका कि किस तरह से इसको लिखा जाता है, केमिकल रिएक्शन को किस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पे। तो एग्जांपल में देखोगे मैग्नीशियम की बात की थी कि मैग्नीशियम को अगर हम एयर के अंदर बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम को अगर हम एयर के अंदर, एयर में हम यहाँ ऑक्सीजन से रिलेट कर सकते हो आप यहाँ पे, ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम है, एयर में बर्न कर रहे हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमने केमिकल रिएक्शन को लिखा है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे केमिकल इक्वेशन को, रासायनिक समीकरण को। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? केमिकल इक्वेशन जैसे मैथ के अंदर आप इक्वेशन पढ़ते हो तो वहां पे तो इसी तरह से कुछ रहने वाला है। तो जब हम क्या करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स की फॉर्म में या फॉर्मूले, जो उनके केमिकल फॉर्मूले जो भी है वहां पे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी सब्सटेंस, कंपाउंड हमारे वहां पे केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो उनको उनके केमिकल फॉर्मूले यानी कि जो सिंबल्स हैं उनके यूज करके जब रिप्रेजेंट किया जाता, लिखा जाता है, तब वो चीज किसके अंदर बदल जाती है, तब उसको बोला जाएगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास केमिकल रिएक्शन है तो इसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख के देखेंगे। तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल आपको याद होगा कैपिटल M स्मॉल g। तो मैग्नीशियम, उसके बाद क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है? गैसियस होती है, डाई एटॉमिक होती है। डाई एटॉमिक देखिए हमने 9th क्लास में किया, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, इनका मतलब क्या होता है अगर नहीं पता तो बता देते हैं हम यहाँ पे एक बार। तो डाई एटॉमिक क्या होता है? मतलब ऑक्सीजन का एक एटम क्या होता है? एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, तो इस वजह से ऑक्सीजन क्या करती है? खुद के एटम के साथ रिएक्ट करके O2 यानी कि डाई एटॉमिक स्टेट के अंदर लाई करती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो 2 है, तो डाई एटॉमिक मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। ठीक है, तो उसके बाद एरो का सिंबल मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम किस तरह से लिखेंगे? MgO। ठीक है, तो ये जो आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे हो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, जो हमने वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है। और नीचे आप देख रहे हो यानी कि जो हमारे मैग्नीशियम ऑक्सीजन या मैग्नीशियम ऑक्साइड थे, हमने उनका केमिकल फॉर्मूला यानी कि जो सिंबल है उनका यूज करके लिखा है। तो मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2। ठीक है, O2 यहाँ पे क्यों है उसका रीजन में पता चल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये क्या है हमारे पास? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? यानी कि एक केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसकी मदद से कर पाते हैं? केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया। अभी हम जानेंगे यहाँ पे कि केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी जो केमिकल इक्वेशंस है
कुछ चीजें हैं हम उनको जानेंगे ताकि हमारी केमिकल जो इक्वेशन हम राइट करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। मतलब क्या होता है, जैसे जो भी उसको पढ़ने वाला हो तो उसके बारे में उसको बहुत सारी जानकारी मिल सके, तो उसको लिखने के लिए हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें क्या होती हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे किसी भी केमिकल इक्वेशंस में आपने साथ में एक चीज जो बता देते हैं, जो ये एरो हम देख रहे थे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, तो एक साथ में देख लेते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको हम रिएक्टेंट या अभिकारक बोलते हैं। परमाणु या परमाणु का समूह हो सकता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, तो उनको हम अभिकारक बोलते हैं या रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट या फिर उत्पाद जो हमने देखे थे, प्रोडक्ट या फिर जैसे ये क्या है प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, और ये क्या है रिएक्टेंट कंप्लीट। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? वो ग्रुप या एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट के तौर पे प्रोड्यूस होते हैं। मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट के अंदर जो चेंज आता है, चेंज आने के बाद जो चीज हमें मिलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद देखिए ये जो एरो होता है, तो एरो क्या करता है? एरो की जो डायरेक्शन होती है, तो वो डायरेक्शन होती है चेंज की, कि जो चेंज हो रहा है वो किस डायरेक्शन के अंदर वो चेंज हो रहा है। तो एरो की जो डायरेक्शन है वो आप नोट करोगे यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए केमिकल जो इक्वेशंस है, केमिकल इक्वेशंस को लिखने के क्या क्या वो चीजें होंगी जो उसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो रिएक्टेंट्स होते हैं या जो प्रोडक्ट होते हैं। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक से ज्यादा रिएक्टेंट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको किस तरह से लिखा जाएगा? जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, हम उनको सेपरेट करके लिखेंगे, और सेपरेट करने के लिए जो सिंबल्स हम यूज करेंगे तो हम वो यूज करेंगे क्रॉस सिंबल। तो ये जो हमारा प्लस या फिर क्रॉस बोर्ड, तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से उसको राइट करेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अगर हमारा सेम ऐसी प्रोडक्ट साइड में होता है, अगर प्रोडक्ट भी हमारे किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा बन रहे होते हैं तो उनको भी सेपरेट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक और केमिकल रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, अगर हम क्या करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें से अगर हम CO2 गैस पास करते हैं, क्या करते हैं CO2 गैस पास करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें यहाँ पे? तो प्रोडक्ट मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बनता है वाटर, साथ में क्या बनता है? वाटर। तो यहाँ पे देख रहे हो आप एक से ज्यादा रिएक्टेंट भी हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हैं, तो उनको सेपरेट करके लिखने के लिए हम क्या करते हैं? इस सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखना आपको यहाँ पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं तो उनको किस तरह से सेपरेट करके लिखा जाता है, अलग अलग करके लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, तो नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट में आता है जो ये आप एरो देख रहे हो, जो ये एरो देख रहे हो, तो एरो के हम ऊपर या नीचे टेम्परेचर नोट करके लिख सकते हैं, टेम्परेचर नोट करके लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर यानी कि उसको गर्म करने की जरूरत पड़ती है, अगर हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर पता होता है कि कितने टेम्परेचर पे उसको गर्म किया गया है, तो वो टेम्परेचर हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। भाई क्या है 343 केल्विन है या 150 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो जो भी एग्जैक्टली पता होता है आप वो राइट कर सकते हो। और साथ में अगर टेम्परेचर में नहीं पता हो, सिंपल हीटिंग की गई है, तो हम क्या करते हैं वहां पे डेल्टा, तो एक स्मॉल ट्रायंगल्स का सिंबल यूज करते हैं। तो इसका मतलब जो ये एरो के ऊपर आप देख रहे हो किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे हीटिंग की गई है, यानी कि गर्म किया गया है उसको किसी न किसी टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो ये सिंबल आप यूज कर सकते हैं वहां पे हीटिंग के लिए। ठीक है, और साथ में क्या होता है, एक टर्म आती है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पढ़ेंगे हम इसको, बायो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बारे में। हिंदी में इसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशन में कैटलिस्ट को कैसे लिखा जाता है? ठीक है, तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, मींस वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट को चेंज करते हैं। ठीक है,
यानी कि उसकी स्पीड, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीड से, स्पीड मतलब वो जो चेंज हो रहा है वो कितनी जल्दी वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब उसको इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जनरली क्या होता है इंक्रीज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम बाद में जानेंगे अपनी हायर क्लासेस के अंदर जाके। अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कैटलिस्ट यानी कि जो उत्प्रेरक होते हैं, तो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो उसका रेट ऑफ चेंज है उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब कैटलिस्ट को हम अपने केमिकल इक्वेशंस में कैसे लिखेंगे, तो जो एरो का सिंबल आप देख रहे हो तो इसके ऊपर या नीचे हम क्या कर सकते हैं, अपने कैटलिस्ट को लिख सकते हैं। जैसे हम अपने 10th के सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 जो हमारा केमिस्ट्री के अंदर मिलेगा, कार्बन एंड कंपाउंड्स का एक चैप्टर है, तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से कैटलिस्ट यानी कि जो निकल है, पैलेडियम है, तो कैसे उनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे उस बात को। तो आपको इतना याद रखना, जो कैटलिस्ट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जो एरो है तो उसके ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज, तो नेक्स्ट के अंदर आप देखोगे यहाँ पे, यानी कि आपको जो एरो है तो ये अभी देखो इस तरह से लिखा गया है, लेकिन आपको इस तरह से भी एरो लिखा मिल जाएगा केमिकल इक्वेशंस के अंदर। तो इनका मतलब क्या होता है और इनको कब लिखेंगे तो वो देखेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको किसी भी केमिकल इक्वेशंस के अंदर ये जो प्रोडक्ट साइड में मिलेगा, आपको प्रोडक्ट साइड में अगर ये एरो लिखा गया, तो देखिए यहाँ पे इससे पहले के वीडियो में हमने 4 पॉइंट्स देखे थे कि हम किस तरह से केमिकल चेंज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो वहां पे हमने लास्ट पॉइंट में बताया था कि एवोल्यूशन ऑफ ए गैस अगर हमें किसी भी चेंज के अंदर मिलती है तो हम वहां बोलेंगे केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपको किसी केमिकल इक्वेशंस में प्रोडक्ट की साइड में ये सिंबल नजर आता है तो इसका मतलब क्या होगा, उस प्रोडक्ट में यानी कि उस केमिकल इक्वेशन या रिएक्शंस में क्या हुआ है, गैस इवॉल्व हुई है, मतलब उसमें गैस निकली है, बाहर निकली है, ठीक है। इसको भी हम समझेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस वाले, तो वहां पे हम इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो अगर बस आपको याद रखना है, अगर इस तरह का सिंबल नजर आता है, जैसे यहाँ पे H2 इस तरह से लिखा गया, तो इसका मतलब क्या है, इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, क्या निकली, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। उसके बाद आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ जा रहा सिंबल, आप देख रहे हो डाउन यानी कि नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देख रहे हो इसकी डायरेक्शन है। तो अगर ये एरो लिखा मिलता है आपको प्रोडक्ट साइड में, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लिखा मिलेगा आपको प्रेसिपिटेट, यानी कि जो प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शंस होती हैं, प्रेसिपिटेट क्या होता है वो आप देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। प्रेसिपिटेट हिंदी में इसको बोलते हैं तलछट, तलछट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट होता है इनसोल्यूबल सॉलिड, इनसोल्यूबल सॉलिड, थोड़ा सा बता रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। इनसोल्यूबल सॉलिड होता है, मतलब ये क्या होता है, ऐसा सॉलिड होता है जो केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, जब क्या होते हैं दो एक्वस आयनिक जो लिक्विड होते हैं, तो अगर उनका जो प्रोडक्ट होता है अगर सॉलिड फॉर्म में आता है तो वो क्या होता है, इनसोल्यूबल रहता है, इनसोल्यूबल सॉलिड होता है। इसके एग्जांपल भी हम देखेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शंस के अंदर। तो अभी आपको देखना है केमिकल इक्वेशंस में अगर प्रोडक्ट साइड में अगर आपको ये एरो मिलता है तो ये कब मिलेगा, जब प्रेसिपिटेट बनेगा, जब क्या होगा, इनसोल्यूबल सॉलिड बन जाएगा, तो वहां पे ये सिंबल आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है इसके अंदर, प्रेसिपिटेट को साथ में आपको एक बात और नोट करनी है, साथ में इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, पीपीटी, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट अगर बनता है तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, जो हमारी केमिकल इक्वेशंस के अंदर यानी कि जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, तो उनकी फिजिकल स्टेट अगर हमें पता है तो हम उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम अपनी केमिकल इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकें, ठीक है। तो जैसे इस इक्वेशंस के अंदर देखिए, एक बार हम सिंबल नोट कर लेते हैं कि किस स्टेट के लिए कौन सा सिंबल हम यूज करेंगे, फिर हम अपने इक्वेशंस के अंदर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर क्या होता है, आपके पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो गैस फॉर्म के अंदर है कोई, तो उसके लिए सिंबल यूज करेंगे Z, ठीक है। अगर लिक्विड फॉर्म के अंदर आता है, मींस द्रव्य अवस्था के अंदर है, तो उसके लिए हम L सिंबल यूज करेंगे। अगर सॉलिड है, ठोस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल s यूज करेंगे। और अगर एक्वस है, क्या होता है, अगर एक्वस है तो एक्वस के लिए AQ यूज करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है,
ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सोलवेंट, जो सोलवेंट विलायक जो होता है, वाटर होता है, अगर पानी होता है तो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स बाद में देख लेंगे हम इसको। तो अभी हम क्या करते हैं, तो अगर गैस है तो उसके लिए G, लिक्विड है तो L, सॉलिड है तो S यूज करेंगे और एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस है तो इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका, एक्वस स्टेट के अंदर होता है। कैसा होता है, एक्वस स्टेट के अंदर होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, सिंपल आपको पता है ये तो गैसियस स्टेट के अंदर है। ठीक है, उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो अभी हम कैल्शियम कार्बोनेट की फिजिकल स्टेट देख रहे हैं, भौतिक अवस्था देख रहे हैं बस। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो हम इस तरह से इसको राइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है H2O, वाटर, पानी। आपको पता है ये किस स्टेट के अंदर होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस के अंदर फिजिकल स्टेट भी साथ में राइट कर सकते हैं, ताकि हमारी केमिकल इक्वेशंस अच्छे से, यानी कि और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सके, अच्छे से हमें जानकारी उसके बारे में मिल सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा है यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो किसकी वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, तो हमने ऑक्टेट रूल में देखा कि जो एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि जो अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए होता है तो उनको केमिकल रिएक्शंस में भाग लेना पड़ता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है। उसके बाद हमने देखा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कि भाई क्या होता है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं नए और डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस का क्या यूज होता है, और क्या क्या वो बातें होती हैं जो केमिकल इक्वेशन को लिखते टाइम हमें ध्यान रखनी है, ताकि हमारी केमिकल इक्वेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और एक परफेक्ट वे में लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, तो उसके अंदर हम बात करेंगे यानी कि बैलेंस और जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैं और किस तरह से एक केमिकल अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में। ठीक है, तो अच्छे से वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।